नमस्ते स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय ट्यूटोरियल जनहट जी के में आप सबका स्वागत है। अभी आज का टॉपिक आज ट्यूटोरियल नंबर 8। ट्यूटोरियल नंबर 8 चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सो हम लोग पिछले 7 एपिसोड में ऑलमोस्ट हम लोग बेसिक अकाउंटिंग क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, उसका पूरा हम लोग स्टडी कर लिया। आज हम स्टडी करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, सो क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? ओके, सो कुछ भी, जैसे कि जनरली हम कुछ भी करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग बांधते हैं, घर बांधते हैं, या कुछ फंक्शन करता है, या कुछ भी कल्टीवेट करते हैं हम लोग, एक प्रोसीजर होता है। ऐसे ही कुछ भी नहीं करते ना, उसका एक सिस्टम होता है, एक पॉलिसी होता है। वैसे ही अकाउंटिंग में भी एक स्टैंडर्ड्स होता है, एक प्रिंसिपल्स होता है, एक नहीं तो हर एक अपने अपने हिसाब से अपना मनमानी करेंगे, तो वो अवॉइड करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इंट्रोडक्शन हुआ है। ओके, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइडेड द फ्रेमवर्क एंड नॉर्म्स टू बी फॉलोड। क्या है? एक फ्रेमवर्क है। ओके, सो क्या है? इस दायरे में रह के ही काम करना है। मैं एक अकाउंटेंट हूँ, आप एक अकाउंटेंट हो, आप एक कंपनी में काम करते हो, मैं एक कंपनी में काम करते हो। भले हो सकते हो वो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मेरा भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मेरा अकाउंटिंग पॉलिसी से कुछ अलग बोलता है, उसका अकाउंटिंग पॉलिसी कुछ अलग बोलता है, वैसा नहीं चलेगा। उसके लिए मैं जो प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूँ उसको वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। उसको जो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, मेरे को जो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, वो कौन डिसाइड करेंगे? वो सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट बॉडीज। ओके, कुछ फ्रेमवर्क के अंदर रह के काम करना है, उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक बिल्ड किया है। ये पॉलिसी, ये प्रोसीजर, ये फ्रेमवर्क, उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। वो डेफिनेशन आप बुक में पढ़ लीजिए। मतलब सिंपल अंडरस्टैंडिंग में यही है, कोड्स ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड बाय कस्टम्स। ओके, कोड्स ऑफ कंडक्ट, ओके, इम्पोज्ड बाय customs, okay, और लॉ। कस्टम्स मीन्स लॉ, एक लॉ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वो आपको जैसा एक इंडिविजुअल अकाउंट, जैसा आप आगे पढ़ते जाओगे, उसका एक 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 करके समझ में आएंगे। आप हम जो भी स्टडी कर रहे हैं आज अकाउंटिंग में, जो भी फॉलो कर रहे हैं, जो भी कंपनी होगा, या छोटा मोटा बिजनेसमैन होगा, या प्रोप्राइटर बिजनेस होगा, सब लोग क्या कर रहे हैं? अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके उसको काम करना पड़ता है। उसमें बहुत सारे गवर्निंग बॉडीज़ है, इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो ड्राफ्ट किया है, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी को एजेंसी में दे दिया कि तुम बनाओ, ऐसा सब बना के, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ओके, इसे रिटर्न पॉलिसी, ओके, डॉक्यूमेंट्स, रिटर्न फ्रेमवर्क, रिटर्न पॉलिसी, इट्स ए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इट्स ए रिटर्न पॉलिसी। ओके, ओके, रिटर्न पॉलिसी बाय एक्सपर्ट। Written. What is accounting standard? Accounting standard is a framework or codes of conduct imposed by customs law, or written by written policy. It's a written policy by experts. Experts कौन है?
एक्सपर्ट्स है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया होगा, ICAI। सो ये लोग को वो लोग गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिफाइन करें। ये क्या है कि ये हमेशा चेंज होते रहेंगे, चेंज होते मतलब मॉडिफिकेशंस आते रहेंगे। करंट आज का सिचुएशन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया, सो वो आगे 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 वो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ को नॉलेज में रखते हुए वो जैसा प्रैक्टिकल इशू आते हैं उसको सॉल्व करते ही सो वो चेंज होते रहेगा। जैसे कि यूज़र एंड, सो यूज़र एंड में क्या डिफ़िकल्टीज आते हैं वो फीडबैक लेके उसको चेंज करते रहेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी चेंज होते रहेंगे, बेसिक प्रिंसिपल्स तो सेम रहेंगे, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस इम्प्रूवमेंट्स वो चलते रहेंगे ईयर बाय ईयर। ओके, ओके। सो नीड्स फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों जरूरी है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या नीड है। ओके, सो टू प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, better understanding of फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, सो बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जरूरी है। ओके, टू हेल्प अकाउंटेंट टू फॉलो यूनिफॉर्म प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस, टू हेल्प अकाउंटेंट ओके, अकाउंटेंट मीन्स जैसा आप है मैं हूँ, सो टू हेल्प अकाउंटेंट टू फॉलो यूनिफॉर्म मीन्स स्टैंडर्ड सेम प्रोसीजर। ओके, सो जैसा कि मैंने पहले बोला कि मैं एक अकाउंटेंट हूँ, आप एक अकाउंटेंट हो, आपका भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मेरा भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हम सबको एक ही प्रोसीजर फॉलो करना है। ओके, सो हेल्प हो जाएगा, जो क्लैरिटी रहेगा। To facilitate meaningful comparisons of financial statement of two or more city entities. Okay, so comparison of finance to facilitate meaningful comparison. Meaningful comparison of financial statements. Okay, up to financial statements of two or more entities। okay? एक ही सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग मेरा कंपनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ रबर का और टायर का प्रोडक्शन कर रहा हूँ। दूसरा एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो भी टायर ट्यूब्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। तो उसमें अगर दोनों कंपनी का इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि वो इसने कैसा, इसका क्या यील्ड है, मेरा क्या है यील्ड है, तो वो सब। ओके, टू एनहांस रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू एनहांस रिलायबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो रिलायबल स्टेटमेंट हो, ओके, जैसा रिलायबल हो, ट्रस्टवर्दी। To meet the legal requirements effectively, to meet legal requirement, okay, to meet legal requirements effectively। सो क्या होगा, कुछ केस हो जाएगा कि अगर कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ लीगल रिक्वायरमेंट मीन्स जैसे कि टैक्स पे करना है, मेरा कंपनी भी मैन्युफैक्चरिंग है, उसका भी मैन्युफैक्चरिंग है, मेरा भी रबर का है, उसका वो दूसरा भी कंपनी का रबर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, मैं अलग परसेंटेज टैक्स पे कर रहा हूँ, मैं 20% इनकम टैक्स पे कर रहा हूँ, वो 10% टैक्स पे नहीं कर सकता। तो उसके लिए
टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट इफिशिएंटली, जैसा कि टैक्सेशन होगा, ओके ओके, सो देन डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, मेरा मशीनरी का डेप्रिसिएशन मैं 20% ले रहा हूँ तो उसका भी 20% लेना पड़ेगा। मैं 20% क्यों ले रहा हूँ या 15 या 20% क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, डेप्रिसिएशन फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो बोलते हैं कि इतना ही लेना है। एक बाइबल टाइप का है, एक बोल सकते हैं कि ये बाइबल टाइप है इसको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मीन्स, ओके। सो लीगल रिक्वायरमेंट में बहुत सारे थिंग्स आएंगे, जैसे कि कुछ लीगल केस भी हो जाएंगे कोर्ट में, वो टाइम पे भी अगर कुछ केस सॉल्व करना है तो वो सब ये पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का हिसाब से वो कंपनी अपना रिकॉर्ड रखा क्या नहीं है, वो सब भी है। स्पेशली लीगल रिक्वायरमेंट मीन्स टैक्सेशन, डेप्रिसिएशन, ये सब, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, ओके, फंड राइजिंग, ये सब। सो नाउ सिंपल एक लाइन में अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS वो ये क्या है? सो अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो ठीक है, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड क्या है? सो अभी एक बिजनेस अभी क्या इतना एडवांस्ड हो गया बिजनेस और टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिंग, सो एक दूसरे कंट्री का डीलिंग है, वो सब बहुत चल रहा है, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब होता है। सो इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे एक स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर और रिपोर्टिंग्स का एक डेवलप हुआ है, उसको इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। सो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS आर इशूड बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, issued by इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ओके। सो एक बोर्ड है गवर्निंग, ये इसमें हर एक बहुत सारा कंट्री का लोग मिलके एक बोर्ड बना है, हर एक कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उसमें। सो ये लोग मिलके एक इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं। सो उसने ये डेवलप किया है। ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको डेवलप करके, रिसेंटली लास्ट 10-15 ईयर्स का बाद में रिसेंटली हुआ, एक 10 साल पहले हुआ था इसका, 10-12 साल पहले हुआ था। IFRS is a set of international accounting standards stating how particular types of transactions and other events should be reported in financial statements, okay. Set of transactions, okay, set of transactions, so वो कैसा दिखना चाहिए? how a set of or types of transactions, okay. so हर एक कंट्री इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शंस होता है उसको एक ही तरह से एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में स्टैंडर्ड वे से उसको रिकॉर्ड करने के लिए ये स्टैंडर्ड सेटअप हुआ। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कब जन्म हुआ था, क्यों जन्म हुआ था, कैसे जन्म हुआ था, वो सब अभी थोड़ा लिटिल अभी देख लेंगे। सो 21 अप्रैल 1977 में इंस्टीट्यूट गवर्निंग बॉडी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, सो ये लोग ने डिमांड को, बिजनेस का डिमांड को ग्लोबलाइजेशन की वजह से, सो ये लोग ने मिलके बॉडी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बिल्ड किया है इंडिया में, ओके। सो जब भी वो बिल्ड करते हो क्या क्या ध्यान में रखते बिल्ड किया उसने, ऐसे ही कुछ अंधाधुंधी बिल्ड नहीं किया।
सो एप्लीकेबल लॉ वो टाइम सिचुएशन में जो इंडिया में जो लॉ चल रहा है उसको भी कंसिडरेशन दिया है, वो भी उसमें वो लॉ अवॉइड नहीं कर सकते, जो लॉ को एप्लीकेबल लॉ को साथ में चलते हुए जो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस होगा इंडिया को उसको भी ध्यान में रखते हुए, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या यूसेज आएगा उसका, बिजनेस एनवायरनमेंट इंडिया में अलग अलग टाइप का बिजनेस है, अलग अलग टाइप का रिलीजियंस है और पॉपुलेशन है, सो कल्चर है, सो वो उसको भी ध्यान में रखते हुए उसका वजह से सो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी ध्यान में रखते हुए ये सबको एक कंसिडर करके किसी को भी ये सब ध्यान में रखते और किसी को कोई वो टाइम पे जब भी लॉ थे या सिस्टम थे उसको डिस्टर्ब भी नहीं करते हुए उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1977 में बिल्ड किया है। ओके स्टूडेंट्स, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देयर आर प्लेंटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बट यहाँ पे हम लोग कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का समरी ले लेते हैं, क्या क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में हैं। सो जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आप देखोगे डेट 1 अप्रैल 1991, 1 अप्रैल 1993, 1 अप्रैल 1995 लाइक दैट, 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर है इंडिया में फर्स्ट, कोई भी कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, कंपनीज हो, अदर बिजनेस हो, जो भी हो, 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च में एंड होती है, 12 मंथ का एक फाइनेंशियल ईयर है। इसके लिए जो भी पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया वो पर्टिकुलर डेट से एप्लीकेबल होगा, इसके लिए आपको हर एक जगह पे 1 अप्रैल दिखेगा। ओके सो क्या इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, सो डिस्क्लोजर मीन्स showing, presenting how accounting standard to be presented, so reporting, okay, so कैसे उसको प्रेजेंट करना है, कैसे उसको राइट करना है, डिस्क्लोजर करना है, वो पॉलिसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 1 अप्रैल 1991 में इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ पे देखोगे 1 अप्रैल 1991 फॉर कंपनीज, 1 अप्रैल 1993 फॉर अदर्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनीज एंड अदर्स? सो हमें लगता है कि साला ये सब कुछ कंपनी है, जो नहीं, सब कुछ कंपनीज नहीं है। कंपनीज मीन्स जो कंपनीज जो पब्लिक फंडेड होता है या शेयर होल्डर्स होते हैं उसमें कंपनीज, सो आपको वो धीरे 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 आपको कंपनीज क्या है, अदर्स क्या, वो समझ में आएगा, आगे है लेक्चर्स ट्यूशन क्लासेस में। सो अदर्स मीन्स इतना समझ लीजिए, कंपनीज और अदर्स मीन्स प्रोप्रिएटर, लाइक इंडिविजुअल बिजनेस होगा। सो मैंने एक डॉक्टर हूँ, मेरे शॉप चला रहा हूँ, मेरे लिए ये पॉलिसी है, मेरे को ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ये हॉस्पिटल है या छोटा मोटा या किराना का दुकान है या सोल ट्रेडर्स, इंडिविजुअल सोल ट्रेडर, ओके, प्रोप्रिएटर, ओनरशिप बेसिस में जो बिजनेस चलाते हैं, खुद का मालिक है, वो अदर्स में आता है। कंपनीज में सो पार्टनर सब मिलके एक रजिस्टर किया हुआ कंपनीज एक्ट के अंदर, वो ओके, वो कंपनीज होता है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ओके, वैल्यूएशन स्टॉक कैसा वैल्यू करना उसका बारे में है। ओके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये 1 अप्रैल 2001 में इंट्रोड्यूस किया है। सो हम इसको डिटेल में नहीं देखते क्योंकि अभी आपको ये ध्यान में भी नहीं रहेगा। सो इसको आगे जब भी हम लोग प्रैक्टिकली ये एक टॉपिक के ऊपर जाते हैं तभी हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, फिक्स असेट्स होगा, उसका डेप्रिसिएशन कैसा करना है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 1 अप्रैल 1991 में कंपनीज, 1 अप्रैल 1993 में अदर्स। ओके सो ये इसको इम्प्रूवमेंट बोलते हैं। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बिल्ड किया वो टाइम पे ये ध्यान में नहीं आया, नहीं अदर्स के लिए क्या करना है, छोटा मोटा है इंडस्ट्री के लिए। तो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना के एप्लीकेबल जैसा लॉ निकाल दिया, बट उसके बाद में डिफिकल्टीज मालूम पड़ा, छोटा मोटा बिजनेसमैन को प्रॉब्लम होता है, उसके लिए अलग सा डेप्रिसिएशन बनाया, ये डेट पे 3 साल लगा। वैसे अदर्स एंड कंपनीज आपको देखने को मिलेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकग्निशन, कैसा हम लोग को रेवेन्यू को शो करना है, ओके, रीड करना रेवेन्यू को, कैसा उसको अकाउंटिंग करना है। रेवेन्यू मीन्स बिजनेस में सेल्स होते हैं वो। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 डेप्रिसिएशन,
फिक्स असेट्स का डेप्रिसिएशंस एंड अदर्स। कंपनीज के लिए अलग होता है, अदर्स के लिए अलग होता है। ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। सो ये भी गवर्नमेंट ग्रांट्स मीन्स, सो कुछ सिचुएशन में गवर्नमेंट कंपनी को हेल्प करता है कि इतना फंड, जैसा कि फ्लड हो गया, तो फ्लड आया तो कंपनी पूरा बह गया पानी में, तो गवर्नमेंट कुछ पैसा दिया है उसको डेवलप करने के लिए, उसका गवर्नमेंट ग्रांट, उसको कैसा कौन सा अकाउंट में एंट्री करना है वो सब उसमें लिखा हुआ है। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, जैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी कुछ प्रोसीजर चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो बिल्ड किया 1995 में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, सो टैक्सेस ऑन इनकम, इनकम टैक्स कैसा कैसा अप्लीकेबल होगा, ये देखिए वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, 4, 5 मिसिंग है। सो वो है, वो आपके लिए अभी फिलहाल तो ज़रूरी नहीं, इसके लिए वो डाला नहीं है। सो आप इसमें गैप को, जैसे क्यों गैप है वो टेंशन मत लीजिए, 10 का बाद में 12, 12 का बाद में 13 का बाद में 22, आपको जो इंट्रोडक्शन के लिए ये दिया हुआ है, इसके ऊपर ज़्यादा वरी करने का, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है फिलहाल तो आप बस ये ध्यान में रख लीजिए, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। सो ऐसे ही कुछ कर नहीं सकते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, उसका हिसाब से हमको अकाउंटिंग फॉलो करना पड़ता है, तो इतना ध्यान में रखेगा तो काफ़ी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब स्टार्ट हुआ 1991 या उससे पहले कुछ, उसके पहले कुछ नहीं था क्या, उससे पहले भी कुछ प्रोसीजर थे, उससे पहले भी कुछ स्टैंडर्ड्स थे, वो एक यूनिफॉर्म नहीं था वो टाइम पे। सो जैसा कि ये बिजनेस रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, उसका हिसाब से वो एक स्टैंडर्ड बना दिया। उससे पहले भी था, पॉलिसीज था, फ्रेमवर्क था, सब कुछ था, अलग सिस्टम था। ओके, वो सब अब छोड़ दीजिए, ये क्यों उससे पहले क्या करते थे ये सब अभी आप छोड़ दीजिए, अभी आपको जो सामने है उसको स्टडी कीजिए। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ज़्यादा स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है अभी। ओके, स्टूडेंट्स, जैसे कि हर क्लास में मैं आपको बोलते आया कि जो मैंने ये ट्यूटोरियल स्टार्ट किया है, आपको बुक्स में जो है उसको वही दिट्टू कॉपी करके रीड करने के लिए नहीं स्टार्ट किया है। सो आप वो जो लाइन है, डेफिनेशन से प्रेस है, आपको वो वर्किंग नोट बना के आप स्टडी कर लीजिए उसको, क्योंकि आपको आपका हिसाब से, आपका हिसाब से भी उसको एक समराइज करके एक वर्किंग नोट बना के, जैसे कि रिवीजन टाइप लास्ट मोमेंट में जैसा देखते हैं, एक समरी बना के रख दीजिए हर चैप्टर के बाद में। सो मैंने ये कोशिश किया है कि आपको प्रैक्टिकल वे से, मैं एक प्रैक्टिकल अकाउंटेंट हूँ, एक कंपनी में काम करता हूँ, सो लिस्टेड कंपनी में। सो मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। सो आपको चैप्टर नंबर 1 आज फिनिश किया है, उसमें कुछ समझ में नहीं आया हुआ तो आप मुझे कमेंट्स में डाल सकते हैं कि और एक्सप्लेनेशन कीजिए या कुछ, उसका मैं अलग टॉपिक, अलग वीडियो बना के डाल दूँगा। आज का दिन में हमारा ट्यूटोरियल नंबर 8 में चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्लोज कर दिया हम लोगों ने। आप सब लोगों को मैं विश करता हूँ आपका स्टडी अच्छी तरह से हो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आए हो। मेरा साउंड्स थोड़ा आपको कम सुनाई दिया होगा प्रीवियस टॉपिक्स में, या अभी आज भी, या कुछ क्लैरिटी नहीं हुआ होगा। सो आपको मैं सजेस्ट करता हूँ आप ईयरफोन डाल के मेरा लेक्चर सुनिए, ट्यूटोरियल सुनिए, वो इजी होगा आपको। और खूब मस्ती कीजिए, एंजॉय कीजिए अकाउंट्स को, एक एंजॉयबल सब्जेक्ट जैसे, एक चेस जैसा, एक पजल्स जैसा, एक गेम जैसा आपको सोच के उसका साथ कीजिए। सो मैंने अभी जो चैप्टर कंप्लीट किया थियरेटिकल था, सो इसके लिए मैंने ज़्यादा इसका ऊपर फोकस भी इतना नहीं किया, लेकिन होप आपको कुछ तो अंदर गया होगा आपका दिमाग में। सो मैं आपको अंडरस्टैंडिंग करवा रहा हूँ। मेरा हिंदी भी इतना क्लियर नहीं है, तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में आपको ट्यूटोरियल्स देने के लिए। क्योंकि क्या है, कुछ भी चीज़ सो दिल में उतरना चाहिए, तब जाके वो कॉन्सेप्ट हमेशा बैठ जाता है दिमाग में। मैं आपका दिल में अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, बुक कीपिंग क्या है, वो उतारने के लिए कोशिश किया।
कुछ गलती हुआ होगा उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कुछ छूट भी गए होंगे, या किधर मैंने कोई कोई एरिया में मैंने ज़्यादा एकदम डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं किया है, क्योंकि उतना एक्सप्लेनेशन ज़रूरी भी नहीं है आपको। तो आप एक फ़िलहाल तो आपको उतना ज़रूरी भी नहीं है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया तो ठीक है, फिर अपने आप लिख सकते हो। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट बैठ गया अंदर में, आपका अंदर दिमाग में, आप अपने हिसाब अपने लैंग्वेज में आप हम आपको जो समझ में है वही हिसाब से आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं पॉइंट वाइज। जैसा एज इट इज़ कॉपी करके लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, सो समझ लीजिए। सो आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, आपका कलीग्स का साथ बात कर लीजिए। सो आपको अच्छा लगा तो सो उसको भी हेल्प हो जाए तो थोड़ा बहुत। मैं प्रैक्टिकल में ज़्यादा कंसंट्रेशन करूँगा नेक्स्ट चैप्टर से, या थर्ड चैप्टर में प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे, तभी आपको इजीली समझ में आएगा। थियरेटिकली इतना आपको मैं एकदम आप जो चाहते हैं वो वैसे मैं समझा नहीं पाया होगा, लेकिन प्रॉमिस करता हूँ प्रैक्टिकल जब भी आएगा तो आपको एक डिटेल में आपको मालूम पड़ेगा। जब भी आप प्रैक्टिकल समझोगे थियरी तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आएंगे। जैसे कि डेप्रिसिएशन, मैं अगर डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ एग्जांपल लेके पिक्सा सेट का, सो कैसा डेप्रिसिएशन निकलता है, वो जब भी वो प्रैक्टिकल सॉल्व करते हैं तो आपका डेफिनेशन भी उधर ही आ जाएंगे आपको। सो ये मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसा भी विज़न रख के मैं काम कर रहा हूँ। सो चैप्टर नंबर 2 भी है, 3 भी, 4 एंटायर सिलेबस कवर करने के लिए कोशिश करूँगा। फिलहाल के लिए सब लोगों को बाय बाय। कीप रीडिंग, कीप थिंकिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।